नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। कल सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा विवादित अंबेडकर साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर के विपक्ष हमलावर हो गया है। जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री से तुरंत गृह मंत्री को हटाने की बात कही है, वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पूरा भाजपा जो है अंबेडकर विरोधी है, संविधान के विरोधी है और ये लोग संविधान बदल देना चाहते हैं। वहीं इस विवादित टिप्पणी को लेकर के अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे और इस मौके को भुला लेना चाहते थे। उन्होंने भी जो है इस पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि गृह मंत्री का बयान जो है निश्चित तौर पे दलित विरोधी है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो है पलटवार करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव जी के बयानों पर भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा लग गया जवाब देने के लिए। तो आज इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और कभी राजनाथ सिंह जी के अति करीबी रहे हौसला प्रसाद उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे बातचीत करते हैं कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, फरवरी तक जो है चुनाव संपन्न हो सकता है, कभी भी जो है चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में अमित शाह का विवादित बयान, विपक्ष का हमलावर भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ पहुंचाएगा, हम चर्चा करेंगे। संभव पर भी इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से सदन में अमित शाह जी का बयान आया अंबेडकर साहब को लेकर के, और अंबेडकर साहब के बयान के बाद जिस तरह से विपक्ष हमलावर है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने किसी भी प्रकार का कोई विवादित बयान नहीं दिया है जी। कांग्रेस जो आक्रामकता दिखा रही है वो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में अंबेडकर साहब के साथ जो कुकर्म किया है, अंबेडकर के व्यक्तित्व को दबाने की कोशिश किया है, कांग्रेस उन अपने किए गए पापों को, कुकर्मों को छिपाने के लिए ये अमित शाह जी के बयान की एक छोटी सी क्लिप काट करके और बार बार उसको प्रचारित कर रही है। किसी भी चीज को झूठ और फरेब को प्रसारित करने में कांग्रेस को महारत हासिल है, लेकिन अब इस देश की जनता जान गई है। रहा सवाल खड़गे साहब का कि वो गृह मंत्री जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं, इस्तीफे का मांग करना अलग है। बता रहा हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि रात्रि 12 बजे तक इनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। जी, ये बात मैं आगे कह रहा हूं जी। वो जो कह रहे हैं, आप ये जानते हैं या ये पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की जो लीगेसी है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है। अरे खड़गे साहब स्थान की तलाश करें कि उनकी हैसियत क्या है कि वो गृह मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करें। क्या वो राहुल गांधी की राय से चल रहे हैं कि राहुल गांधी के कहने पर चल रहे हैं? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि खड़गे साहब की कोई से नहीं है कांग्रेस के अंदर। वह दिखाने के लिए एक कठपुतली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खड़गे साहब को ये जनता भी जानती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब एकदम दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, फरवरी तक चुनाव हो सकता है, चुनाव के डेटों का घोषणा कभी भी किया जा सकता है, तारीखें कभी भी आ सकती हैं। ऐसे में इस तरह की बात उछाली जा रही है, तो इसका दिल्ली के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? क्या बीजेपी इसको नकार पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कोई स्टैंड लेती है और कोई विचार रखती है तो हमारे दृष्टि में चुनाव की जीत और हार नहीं रहती है। या अंबेडकर साहब के साथ जो कांग्रेस पार्टी ने लगातार कुकर्म किया है, आपको ध्यान होगा कि पंडित नेहरू से यह संघर्ष शुरू हुआ है। पंडित नेहरू कभी भी डॉक्टर अंबेडकर को पसंद नहीं किया करते थे। सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा का अध्यक्ष जब बनाया गया, तब भी पंडित नेहरू ने एतराज जताया।
लेकिन बहुमत के कारण वहां उनकी नहीं चली। फिर उसके बाद आप ये तो सोचिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा देने वाला आप जानते होंगे संसदीय लोकतंत्र में जो परंपरा है कि कोई भी मंत्री अगर अपने पद से इस्तीफा देता है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो चाहे राज्य मंत्री हो, जब पद से इस्तीफा देता है तो सदन में उसे बोलने दिया जाता है और वो उसको अवसर मिलता है कि वो सदन में अपनी बात रखे कि किन कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और एक मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, इनके 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन इन दोनों मंत्रियों को यह अवसर नहीं दिया गया सदन में कि अपनी बात को कह सकें। ये क्यों ऐसा हुआ? लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बात रखने के लिए एक निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफा के कारणों को बताया। अगर हम थोड़ा सा इतिहास के झरोखों में जाएं, इतिहास में जाएं, तो ये भी देखा गया था कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी भी दिया था और नेहरू जी जाकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार भी किया था। मैं तो पहले ही कहा आपसे कि नेहरू जी, चूंकि देखिए डॉक्टर अंबेडकर बहुत पढ़े लिखे थे और नेहरू जी की कृपा पर डॉक्टर अंबेडकर वहां स्थापित नहीं थे। नेहरू जी तो गांधी जी की कृपा पर कांग्रेस के नेतृत्व में शामिल थे। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री के लिए 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, जो उस समय के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ब्रिटिश काल में इनको डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। एक भी मुख्यमंत्री ने नेहरू जी का नाम नहीं लिया था। लेकिन वो 70 साल पुरानी बात है। हम कल की बात पर वापस लौट रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के पूरे देश में विपक्ष जो है हमलावर हुआ है और हु हल्ला मचा रहा है, इससे बीजेपी कैसे बाहर निकल पाएगी? विपक्ष गलत नैरेटिव गढ़ रहा है। बीजेपी का जो नेतृत्व वर्ग है, अंबेडकर उसकी प्राथमिकता में है। अंबेडकर दलितों के मसीहा हैं, गरीब, वंचित, शोषित, श्रमिक, दलित, पीड़ित, प्रताड़ित, इन सारे लोगों के भगवान की तरह से देखे जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार का काम डॉक्टर अंबेडकर के लिए किया है, वो पंचतीर्थ जो बनवाया आदरणीय मोदी जी ने, तो मैं कहता हूं कि कांग्रेस ने, जब कांग्रेस की इतनी डॉक्टर अंबेडकर से लगाव है उनका, तो कांग्रेस ने अब तक क्यों नहीं ऐसा किया? और यहां तक आप जान लीजिए कि कांग्रेस के जमाने में उनके मृत्यु के बाद 34 वर्ष बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न मिला, और जो बीपी सिंह जी के जमाने में मिला। सवाल ये भी पैदा होता है कि पिछले 3 विधानसभाओं की बात हम करें तो पिछले 3 विधानसभा और बीते 2 लोकसभा में बसपा एकदम हाशिए पर चली गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित समाज के लिए काम करते थे माना जाता था और दलितों के मसीहा भी उनको माना गया है, और दलितों के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और माननीय कांतीराम के मिशन को लेकर के जो बसपा की प्रमुख मायावती आगे चलती थी, वो एकदम राजनीति के हाशिए पर चली गई है। विधानसभा में उनकी उपस्थिति एकदम नगण्य हो गई है। इस बार एक विधायक उनके जीते हुए हैं और लोकसभा में भी अब उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। और नगीना जो बसपा की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती थी, वहां से चंद्रशेखर रावण चुनाव जीत गए हैं। तो जिस तरह से अमित शाह का बयान आया है, उसको लेकर के आपको क्या लगता है कि बसपा को संजीवनी मिलेगी? अमित शाह ने कोई गलत बयान नहीं दिया है। अमित शाह जी के भाषण को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, और बसपा को जहां तक संजीवनी मिलने के लिए और ऑक्सीजन मिलने के लिए जो बात कर रहे हैं आप, वो कभी संभव नहीं है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी धरातल पर समाज के हर वर्ग के भीतर काम जिस निष्ठा से कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के तो 5 मूल मंत्र हैं: गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान, दलितों, पीड़ितों, प्रताड़ितों का उत्थान। यह हमारे सेवा के केंद्र में है। गरीब कल्याण, सेवा और सुशासन, यह हमारे दर्शन का हिस्सा है।
सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर के हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी कैसे निकल पाएगी, कैसे उबर पाएगी इससे? अरे इनके हमले तो अनेक बार हुए हैं। इनके हमलों को देखें आप, किस किस तरह का हमला इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर, जहर की खेती करने वाला, शिशुपाल ने भी उतनी गालियां कृष्ण को नहीं दिया होगा जितना कि कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को गालियां दिया। आप उन सब चीजों को देखिए ना कि लोग, जनता जान गई है, जनता के अंदर जागरूकता हो गई है, जनता ये समझ रही है कि इनका हेतु क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोस्टर को लेकर के सदन के सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। आपको ध्यान है, आपने देखा कभी फिलिस्तीन का पोस्टर लेकर के, कभी बांग्लादेश का पोस्टर लेकर के, कभी डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टर लेकर के। ये कांग्रेस करना क्या चाहती है? बहुत कम समय है, 30 सेकंड में 2 प्रश्नों का जवाब हम आपसे ले लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा यह है कि संभल के बारे में आपका क्या कहना है? संभल में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? संभल में सनातन धर्म में आस्था रखने वालों के साथ एक लंबे समय तक अत्याचार हुआ है और संभल के आतताइयों को पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जवाब दिया है। और योगी जी का स्पष्ट संदेश है उन आतताइयों के लिए कि अगर कोई भी अराजकता करोगे तो कितना भी महत्वपूर्ण आदमी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, आप देखिए ना, संभल का सांसद है वो जो वर्क, उसके मीटर की रीडिंग बिजली वालों ने जब चेकिंग किया तो 0 यूनिट। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी ऐसा है जिसका मीटर 0 यूनिट पे चलता हो और कई वर्षों से चलता हो? जिस देश का लाइन भी दिया जाता है, जिस देश का नहीं, जिस देश का सांसद चोर हो, बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो सांसद का घर नहीं था, वो घर, वो उनका पुश्तैनी मकान है। और उसी संबंध में गरीब गुरबा लोगों के बिजली के बिल बड़े लंबे लंबे आते हैं। और आप मोबाइल भी चार्ज नहीं किए होंगे, आप पंखा भी नहीं चलाए होंगे, कई साल तक आपका 0 यूनिट बिजली आता है। इसको चोरी नहीं कहेंगे तो और क्या संभल के मामले को लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा तनाव की स्थिति बना हुआ है। संभल के कारण तनाव नहीं है पांडे जी, पूरे संभल को मैं इस नजरिए से देखता हूं कि संभल भारत की राजनीति के और सनातन परंपरा के धुरी में बैठने जा रहा है। अंतिम सवाल हम आपको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ले चलेंगे। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और केंद्र और प्रदेश में जो है, केंद्र में परम पूज्य योगी, प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो है काफी अत्याचार हो रहा है। विदेश नीति को आप किस रूप में देखना चाहते हैं? बांग्लादेश का हिंदू जिस प्रकार आहत है, भारत सरकार ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है। और मैं आपके दर्शकों के बीच कहना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं कि भारत की सेना का रुख भी बांग्लादेश की तरफ होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद उपाध्याय को अपनी विभाग टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं और हर बिंदुओं पर बड़े बेबाकी से जो है बातों को रखने का काम करते हैं। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश को भारत की तरफ से एक बड़ी चेतावनी है। संभल में जिस तरह से सनातन के लोगों के साथ अत्याचार हुआ है उसका यह जवाब है। और अमित शाह गृह मंत्री, भारत सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिससे कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चोट पहुंचे। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट बने रही, मेरे साथ देखते रहिए राजनीतिक चर्चा।